गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड और बीए बीएड का अपना जो पेपर है, कंपलसरी पेपर एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें आज अपने बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, जो अपने जल संसाधन है उनका संरक्षण। अब क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, सिंचाई के लिए भी हम काफ़ी जो जल की मात्रा है वो अपने यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मनुष्य के आर्थिक और प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल का व्यय निम्नलिखित सीमाओं के अंतर्गत रहता है। संसार में जल का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन उपयोग लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में 50 लीटर और नगरीय जो नगर है उनमें 150 लीटर तक रहता है। विकसित देशों के बड़े नगरों में इससे कहीं अधिक जल का उपयोग किया जाता है। मॉस्को है, वहाँ पे क्या है, लगभग 600 लीटर प्रतिदिन पर व्यक्ति जल का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑन एन एवरेज एक डाटा लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि कितना कितना जल है जो ग्रामीण क्षेत्र में कितना जल एक व्यक्ति के हिसाब से यूज़ होता है। अब इसमें सारी चीज़ें आ जाती है, आपका किचन का हो गया, चाहे कहीं भी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो सारा काउंट हो जाता है। उद्योगों में जल की आपूर्ति। उद्योगों में जल की वृहत मात्रा की आवश्यकता होती है। एक टन निकिल के लिए 4000 लीटर जल की, इसमें मीटर लिख रखा है, लीटर है ये, लीटर की। एक टन जो इस्पात होता है उसके स्मेल्टिंग में 200 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक टन कागज में 100 मिलीलीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। एक टन संश्लिष्ट तंतु जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर के लिए 2500 से 5000 मिलीलीटर जल चाहिए। ठीक है, यह अनुमान लगाया गया है कि नगरों में जल का 85% जो है वो उद्योगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इस तरह 15% जल मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचता है। ठीक है, जो शहरों में जो नगरीय जो भी मेट्रो सिटीज़ उनमें क्या है, जो जल यूज़ किया जाता है उसका 85% तो क्या है, उद्योगों में चला जाता है। 15% जो है वो मनुष्य की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनके काम आता है। इससे इस बात का पता चलता है कि औद्योगिक प्रदेशों और नगरों में नियमित रूप से जल की कमी का क्या कारण है। ठीक है, अमेरिका में कैलिफोर्निया, टेक्सास, दक्षिणी डेकोटा और कुछ अन्य राज्यों में जल की कमी का सामना किया जा रहा है। सोवियत संघ के भी बहुत से क्षेत्रों में जैसे दोनबास, क्रीवोई रोग प्रदेश, उत्तरी और दक्षिणी कजाकिस्तान और दक्षिणी अंटलाई क्षेत्रों में ताजे जल की पूर्ति हो रही है कम पूर्ति हो रही है। ठीक है, कभी कभी टोक्यो, पेरिस, रियो दी जनेरियो, बाकू, खारको जैसे महानगरों में जल की कमी महसूस की जाती है। ठीक है, सिंचाई में जल का उपयोग। सिंचाई में जल की बढ़ती हुई मात्राओं का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, बहुत मात्रा का जो जल है वो सिंचाई के रूप में किया जा रहा है। 1 हेक्टेयर के खेत में एक वर्ष में औसतन 12,000 से 14,000 मिलीलीटर जल का प्रयोग किया जा रहा है। आज सोवियत संघ में 150 किलोमीटर जल प्रतिवर्ष किलोलीटर जल प्रतिवर्ष सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। भविष्य में सिंचाई भूमि के क्षेत्रों की निरंतर वृद्धि होती रहेगी, उनके लिए जल के लिए और अधिक जल की जो है आवश्यकता होगी। ठीक है, पृथ्वी ग्रह पर जल के उपयोग में आने वाली इस तीव्र वृद्धि के कारण निकट भविष्य में मानव को जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस दृष्टि से जल संसाधन के संरक्षण के लिए व्यय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों को अपनाना तथा उनका विवेकपूर्ण शोषण करना अति आवश्यक है। ठीक है, जल की कमी हो रही है इसलिए हमें जल का जो समुचित उपयोग करना चाहिए और किस प्रकार से उसका संरक्षण करना चाहिए, इन विधियों का अपने यहाँ बात करेंगे। जल संरक्षण टेक्निक्स कौन कौन सी है वाटर कंजर्वेशन की, उनकी बात करते हैं अपने। जल संरक्षण के लिए यह जरूरी है कि पृथ्वी पर होने वाले वर्षा से जल को प्राप्त करके उसे अपव्यय को नियमित किया जाए। मतलब जो उसका जो बहने का जो जो तेज बहाव है उसको कम करके उसको स्टोर करने का कोई तरीका निकाला जाए तथा जलाशयों में जल का निश्चित भंडार करके उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त की जाए। जैसे ही वर्षा का जल भूतल पर गिरता है
यदि तभी उसकी अधिकाधिक मात्रा को भूमि के अंदर जाने के लिए अनुकूल दशाएं प्राप्त कराई जाए तो इससे जहां भूमिगत जल की मात्रा बढ़ेगी वहीं वाष्पीकरण कम होगा और मृदा में नमी बनी रहेगी। इसके लिए भूमि पर वृक्षारोपण अति आवश्यक है, क्योंकि वृक्षों की जड़ें जल को अवशोषित करती हैं, जिससे भूमि में जल का संचयन होता है। वनावृत भूमि पर गिरने वाला जल वहां फैले पोषक पदार्थों के अवशोषण द्वारा ही भूमि में प्रवेश पा जाता है। तीव्र वर्षा का जल स्तर पर धीमी गति से प्रवाहित हो पाता है। अतः वन एक ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो जल अपव्यय को नियमित करते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहला जो क्या है, अपने को क्या करना चाहिए, भूमि पे जो जल गिरता है उसको, अगर वन होगा और नीचे पोषक तत्वों या जो मटेरियल जो होगा, मिनरल्स वगैरह होंगे नीचे अगर सॉइल में, तो वो क्या ज़्यादा जल को ऑब्जॉर्व करेंगे। और ये सब चीज़ें क्या अपने अगर प्रॉपर वृक्षारोपण होगा उसी से संभव हो पाएगी एवं सुरक्षित करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा जल रक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला जो है आपका जल का पुनः वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। कुछ क्षेत्रों में जल की कुछ रहित मात्राएं पाई जाती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में आवश्यकता जल उपलब्ध नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि जल का पुनः वितरण किया जाए। नदी के जल को पुनः वितरण करने की दो विधियां, एक तो जलाशय, एक नहरें। पुनः वितरण का मतलब है एक जगह स्टोर करके फिर उसको आगे जैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से नहरें निकालते हैं, उस हिसाब से उसका वितरण किया जाए जहाँ पे ज़रूरत है उस हिसाब से। जलाशय जो है रिजर्वोयर्स जिनको बोलते हैं, जलाशय जल विद्युत उत्पादन द्वारा ऊर्जा की समस्या को हल करते हैं। कृषि भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराते हैं। जल परिवहन को विकसित करते हैं। उद्योगों, नगरों तथा सघन जनसंख्या क्षेत्रों को जल की पूर्ति करते हैं। मत्स्य पालन का विकास करते हैं और मनोरंजन और देशाटन क्षेत्रों का आधार होते हैं। मतलब इसका ये है कि जलाशय जैसे अपने बड़े बड़े बांध बना के और जो ये रिजर्वायर बनाते हैं, नदियों में बाढ़ के प्रकोप को बांध बनाकर जलाशयों में एकत्रित करके कम किया जा सकता है। इससे क्या फ़ायदा है, जो नदियों में जो जल बाढ़ आती है उसको भी अगर जलाशय में अपने जल को स्टोर करेंगे तो उसको भी कम किया जा सकता है, क्योंकि इससे नदी के जल प्रवाह के नियंत्रण में सहायता मिलती है। ग्रीष्म काल में जल की अत्यधिक मांग होती है, इसलिए यदि वर्षा का जल जलाशयों में एकत्रित कर लिया जाए तो इसका पर्याप्त भाग आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार जलाशय जल के पुनर्वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यद्यपि जलाशय अधिकांशतः लाभकारी प्रभाव रखते हैं, परंतु कुछ हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। उदाहरण, जब समतल भूमि पर जलाशय बनाए जाते हैं तो उपजाऊ मृदा के विस्तृत क्षेत्र जल द्वारा अपलावित मैदानों में जल विद्युत उत्पादक प्लांट लगाए जाने से यह कमी का प्रभाव नगण्य हो जाता है। ठीक है, कि वो जो एरिया है वो वाटर लॉक्ड हो जाता है, पूरा एरिया जहाँ पे आप जो जलाशय बनाते हो उसके आसपास का जो एरिया है वो वाटर लॉक्ड हो जाता है। सेकंड जो आता है अपने नहरें, कैनाल्स। नहरें विशेष रूप से जल वितरण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नहरें विशेष रूप से जल पुनः वितरण के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि परिवहन मार्गों के रूप में भी उपयोगी हैं। वे एक प्रकार से कृत्रिम नदियां हैं जिन्हें उत्खनन करने वाली मशीनों ने बनाया है। नहरों द्वारा जल को अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा के क्षेत्रों में अधिक वर्षा वाले से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर यहाँ मानव जीवन की आवश्यकताओं को पर्याप्त पूरा किया जा सकता है। इनसे मरुस्थलीय क्षेत्रों का नया जीवन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कैनाल्स जो निकली उनसे अपने को जिस एरिया में पानी नहीं था वहाँ पे भी जीवन संभव हो पाया, जैसे डेजर्ट एरिया में अपने। सेकंड जो है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग, रेशनल यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। पृथ्वी पर अधिकांशतः जल आपूर्ति भूमिगत जल द्वारा होती है, अतः इसका विवेकपूर्ण प्रयोग वर्षा के जल की कमी की क्षतिपूर्ति कर सकता है। ठीक है, वर्तमान समय में संसार के विभिन्न देशों में सिंचाई के लिए भूमिगत जल का प्रयोग किया जा रहा है। यह विशेषता है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु के प्रदेशों में, जहाँ स्थायी जल की पूर्ति सीमित है, सिंचाई के लिए प्रयुक्त हो रहा है। भूमिगत जल से सोवियत संघ, भूमिगत जल जो अपना अंडरग्राउंड वाटर है जिसका अपने ट्यूबवेल के थ्रू यूज़ करते हैं, उसका अपने को क्या है कि प्रॉपर रेशनल मतलब तरीके से यूज़ करना है। में सिंचित भूमि के 20% क्षेत्रफल की संयुक्त राज्य अमेरिका में 20% क्षेत्रफल की और भारत में 66 क्षेत्रफल की जल आपूर्ति होती है। मतलब जो अपने टोटल जो जल यूज होता है उसमें से 66% जो है वो ग्राउंड वाटर है। आज के समय में भूमिगत जल के अत्यधिक शोषण अर्थात उसके नवीनीकरण से अधिक शोषण के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, लीबिया, इजराइल के कुछ भागों में प्रतिकूल परिस्थितियां
के परिणाम सामने आ रहे हैं, जैसे भूमिगत जल स्तर के घट रहा है, ठीक है, और लवण युक्त जल का अंतर्वेदन, इंट्रूजन, भूमि का अवमनन, ठीक है, और जिसे सब्सिडेंट्स कहा जाता है आदि जल के नवीनीकरण के लिए वन और मृदा से संबंधित प्राकृतिक तत्वों का संरक्षण भी आवश्यक है। अब क्या है, ज़्यादा अगर जल का यूज हो रहा है अंडरग्राउंड वाटर का, तो क्या उसका एक तो लेवल घट रहा है, जो उसका ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, नीचे जा रहा है जल, ठीक है, भूमिगत जल स्तर जो है नीचे जा रहा है, ठीक है। कई एरिया अपने जैसे राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा अगर जहाँ पे जल यूज हुआ है तो उनको डायरेक्ट जोन में भी घोषित कर दिया गया है, वहाँ पे पाबंदी है कि आप ट्यूबवेल के थ्रू पानी नहीं निकाल सकते हैं। तीसरा जो अपनाता है भूतापीय जल का प्रयोग, यूज ऑफ जियोथर्मल वाटर। यह एक ऐसे प्रकार का भूमिगत जल है जो पृथ्वी के अभ्यंतर से गहरी खुदाई के बाद प्राप्त होता है। इस गर्म जल के द्वारा भूतापीय विद्युत प्लांटों को लगाकर विद्युत का निर्माण किया जा सकता है। इन ग्रहों को गर्म जल की प्राप्ति के लिए तथा पशुधन प्रजनन, लाइवस्टॉक ब्रीडिंग फार्म पर उपयोग में लिया जा सकता है। साइबेरिया में इस जल का उपयोग तालाबों में मत्स्य प्रजनन के लिए किया गया है। अब ये क्या है कि अपने यहाँ पे जियोथर्मल जो वाटर है उसका यूज़ अभी तक नहीं किया जा रहा, जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे उसका उपयोग किया जा रहा है। ये जो गहरा जो जल होता है, गर्म वाटर जो होता है, उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आता है अपना जल का प्रदूषण से बचाव। संसार में जनसंख्या की वृद्धि और उद्योगों या परिवहन संसाधनों के तीव्र विकास में न केवल जल के उपयोग में वृद्धि की है, बल्कि इससे नदियां, झीलों, संसार के समुद्रों तक में भी प्रदूषण को बढ़ावा दिया है, ठीक है। प्रदूषण जो हो रहा है उसको भी अपने प्रोटेक्शन करना है। संसार के समुद्रों के प्रदूषित होने के कारण फर्स्ट जो है परिवहन, विशेषतः तेल टैंकरों का परिवहन, ठीक है, जो अपने बड़े बड़े शिप जो आते हैं जिसमें अपना जो क्रूड ऑयल वगैरह आता है, कोई और दूसरा जो तेल वगैरह अपने आयात करते हैं, तो उनसे भी क्या है प्रदूषण होता है। अपतट तेल वेदन क्रियाएं, ऑफशोर ऑयल ड्रिल्स ऑपरेशन। अब जो तटीय जो क्षेत्र है समुद्र का, वहाँ पे क्या है कि जो ऑयल्स के भंडार हैं बड़े बड़े, वहाँ से जब निकाला जाता है तब भी वो उसमें समुद्र में फैलता है। नदी द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का विसर्जन, नदियों में जो अपने अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं उससे तटीय नगरों के घरेलू और औद्योगिक मल एवं व्यर्थ पदार्थों का सीवरेज और वातावरण से अविषालु पदार्थों की प्राप्ति, ठीक है, जो टॉक्सिक पदार्थ अपने डाल देते हैं, ठीक है, सीवरेज के थ्रू जो चला जाता है। प्रदूषण की अधिकता मुख्यतः सघन जनसंख्या के सीमित जल विनियमन वाले क्षेत्रों में मिलती है। उदाहरणतः भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर जैसे अंतःस्थलीय सागरों में जल प्रदूषण की अधिकता समुद्रों में मछली पकड़ने के कार्य पर भी हानिकारक प्रभाव डालती है, क्योंकि बहुत सी बार पकड़ी हुई मछलियों में अन्य जीव मानव के उपयोग के लिए अयोग्य एवं नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। अब क्या है कि वो जो पोल्यूशन जो है, किसी भी प्रकार का ऑयल हो गया, कुछ भी हो गया, वो अगर मछली के शरीर में चला गया तो वो फिर अगर मानव उस मछली को खाता है तो वो इनडायरेक्टली उसको प्रभावित करता है। समुद्रों के तेलीय और रेडियोधर्मी प्रदूषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है। इस दृष्टि से समुद्र के तेल प्रदूषण को रोकने के लिए 1962 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार सभी जहाज़ों में इस प्रकार के विशेष उपाय किए जाएं कि तेल और स्नेहक पदार्थों का रिसाव न हो। टैंकरों को अपनी टंकियों का समुद्री जल में धोने की अनुमति न दी जाए, ठीक है। सभी देश समुद्री पतनों पर ऐसे जलाशय बनाए जिनसे तेल अपशिष्ट को डाला जा सके। समुद्र में टैंकरों के डूबने से तथा तेल पाइपलाइनों के टूटने से होने वाले तेल प्रदूषण को रोकने के उपायों का विकास किया जाए। 1971 में मॉस्को, वाशिंगटन, लंदन में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके उद्देश्य समुद्री अधस्तर पर महासागरीय सतह पर तथा अवमृदा में महान विनाश करने वाले आणवीय स्तरों अन्य स्तरों की व्यवस्थापन को रोका जाना है। मतलब जो अपने जो परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड जो अपने रासायनिक जो हथियार वगैरह होते हैं, इनका जो अपने उपयोग करते हैं या इनके जो परीक्षण करते हैं, वो आप समुद्र में नहीं कर सकते। इस प्रकार की एक संधि हुई थी, उसमें इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट जो आता है आपका नदियों और झीलें। नदियों और झीलें समुद्र की अपेक्षा कहीं अधिक प्रदूषित होती हैं क्योंकि इनमें औद्योगिक व सामुदायिक अपशिष्ट
जो वेस्ट जो होता है पदार्थों की वृहद मात्राओं का विसर्जन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख प्राकृतिक संरक्षण विशेषज्ञ आर पार्सन ने 1969 में यह तथ्य बताया कि संयुक्त राज्य में अधिक सघन जनसंख्या क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली बहुत सी नदियां खुली मलवाहक नहरों में बदल चुकी है। ओपन सीवेज कैनाल्स, मतलब वहाँ पे जो है वो जो सीवेज का जो है वो ज़्यादा नदियों के अंदर बहाया जाता है। पश्चिमी यूरोप में बहुत सी नदियां अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी हैं। यूरोप की राइन नदी संसार की अत्यधिक प्रदूषित नदियों में से एक है। राइन नदी में रासायनिक प्लांटों, धातुकर्मीय फैक्ट्रियों, कोलतार प्लांटों, तेल प्रसंस्करणशालाओं एवं अस्पतालों आदि द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का विसर्जन किया जाता है। राइन नदी यूरोप की सीवेज कैनाल के रूप में जानी जाती है। ठीक है। इसी प्रकार सोवियत संघ की वोल्गा नदी में बहुत सी फैक्ट्रियों के औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ विसर्जित किए जाते हैं। जल संरक्षण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि अपशिष्ट जल को संशोधित करके उपयोग में लाया जाए। अब जो ऐसा अपशिष्ट जल है जो प्रदूषित हो चुका है उसको अपने क्या करें, रीयूज के लिए क्या करें, उसको संशोधित करके और वापस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नदियों में अपशिष्ट पदार्थ मिले जल को न बहाकर उससे संशोधित करने के बाद उसमें डाला जाए। अगर आपको अपशिष्ट डालना भी है, कोई फैक्ट्री का कुछ भी का आपको पानी यूज़ कर रहे हो, तो आप जब उसको नदी में प्रवाहित करो उससे पहले कि आपका खुद का एक संयंत्र होना चाहिए, संशोधित संयंत्र लगे होने चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं। फिर इसको आप साफ करके फिर उसको नदी में डालें। यदि नुकसानदायक पदार्थों की मात्रा जल में निश्चित मानक से अधिक बढ़ गई तब विसर्जित अपशिष्ट जल के बड़े सावधानीपूर्वक संशोधन की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट जल के संशोधन की बहुत सी विधियां, मुख्य विधियों में यांत्रिक विधि, भौतिक विधि, रासायनिक विधि तथा जैविक संशोधन विधियां, इन सभी को मिलाकर प्रयोग करने की सम्मिलित विधि है। ठीक है। तो यांत्रिक जो है मैकेनिकल में संशोधन विधि में जल में घुले पदार्थों के विशेष उपकरणों द्वारा छानकर जल से अलग कर लिया जाता है। जो मैकेनिकल है उसमें क्या है कि बड़ी बड़ी छलनियाँ होती हैं, उसके द्वारा जो उसमें कोई पानी के अंदर जो वेस्ट मिल गया उसको अपने छान कर अलग कर सकते हैं। सेकंड जो है आपका भौतिक रासायनिक संशोधन विधि, फिजिको केमिकल प्योरिफिकेशन मेथड में जल में कार्बनिक और अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों के अधिमिश्रण के संशोधन के लिए रासायनिक अभिकारकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें संशोधन के लिए जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या है कि जो पानी में क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के और उसको आप अलग अलग धनायन ऋणायन के रूप में आयन एक्सचेंज जो होता है, ये अलग अलग विधियाँ हैं जिनका आपने उपयोग करके और जल को संशोधित कर सकते हैं। अवशोषण है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको। स्कंदन हो गई, कोगुलेशन, जिसमें अपने क्लोरिनेशन वगैरह करते हैं ना, जैसे क्लोर आपका जो आपका साफ जल होता है उसको भी साफ करने के लिए क्लोरिनेशन वगैरह करते हैं, ओजोनीकरण होता है, आदि विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। जैविक विधियाँ उनमें बायोलॉजिकल प्योरिफिकेशन में जल में घुले हुए कार्बनिक पदार्थों के अधिमिश्रण को नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों, ऐसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं कई, जो उनका उपयोग करके जो उसके अंदर जो गंदगी है उसको वो खा लेते हैं। ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थों द्वारा अन्य विशेष खतरनाक अपशिष्टों को पृथ्वी के भूपटल में गहराई में छोड़ना पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। नवीनतः जल हीलियम अवशेषणों ने यह दर्शाया है कि भूपटल में जल की धीमी गति से ऊपर उठती हुई धाराएं अविषालु तत्वों को सतह तक ले आती है। इस विचार से हानिकारक खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के विसर्जन के संबंध में अन्वेषण कार्य को जारी रखना आवश्यक है। जो रेडियो एक्टिव अपने पदार्थ हैं जो कि अपने ज़मीन के अंदर या कहीं भी उनको दबाते हैं तो वो क्या है कि पानी की लहरों के साथ नीचे की जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो अपना लेवल है उसके साथ भूमि की तरफ आ जाता है, जो कि हानिकारक है। ठीक है। तो ये आपका वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या थी, उसका कैसे कैसे कर सकते हैं अपने। ठीक है। थैंक यू।